मैं तो कहती हूँ यहीं पर अपनी गुड्डन का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे भाई, इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी है लड़के की। लड़के के पिता के गांव में अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छे लोग हैं, बिटिया खूब खुश रहेगी ससुराल में। लेकिन माँ, आपको ये नज़र में नहीं आ रहा कि ये अच्छे लोग दहेज कितना मांग रहे हैं? अरे ये क्या तू कह कि हम लोग बेटी की शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दे? क्यों भाई, हमारी बहन कोई बोझ है क्या जिसे उतारने के लिए उन्हें कंपनसेशन चाहिए? देख बेटा, तेरी ये हाई फाई बातें ना हमारी समझ में नहीं आती, और इसे दहेज नहीं कहते। दुनिया में रहने के लिए दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना बेटा। बिटिया की शादी में जो दिया जाता है ये तो दुनियादारी है बस, और कुछ नहीं। आज हम अपनी बिटिया को देंगे, कल को तुम्हारी शादी में तुम्हारी पत्नी लेकर आएगी। बस ऐसे ही चल रही है दुनिया। प्लीज़, गलत बात को अच्छाई का चोला पहना देने से वो सही नहीं हो जाएगी। जितना दोष उन लड़के वालों का है ना, उतना ही दोष आपके जैसे दहेज देने वालों का भी है। अगर आप लोग देने से इनकार कर देंगे तो मांगने वाले को अपने आप शर्म आने लगेगी। लेकिन नहीं, लड़की के माँ बाप भी तो बढ़ चढ़कर सीना फुलाकर ऐसे दहेज की पेशकश करते हैं जैसे दहेज देकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बेटा, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे ना तो बेटी को जीवन भर घर में बिठा कर रखना पड़ेगा, और बिना दहेज की तो कोई अच्छा लड़का उससे शादी करने से रहा, फिर किसी सड़क चलते भिखारी को ही अपनी बेटी देनी पड़ेगी हमें। मैं एक बात बताओ, गुड्डन बोझ है क्या आपके ऊपर कि उसे उतार कर फेंकने के लिए आपको चाहे 20 लाख की रिश्वत क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आप उसकी शादी करवा के ही मानोगी? अरे अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे, वरना अपने ही घर में रह रही है ना वो, परेशानी क्या है? बेटा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भूल गए हो कि जिस समाज में रह रहे हो ना, उसके नियम कानून मान कर चलना पड़ता है, वरना समाज तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा और फिर पड़े रहना अलग थलग, कोई पूछने भी नहीं आएगा। जिस समाज में रहने के लिए ये सब करना पड़े ना, मुझे उस समाज का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है। कम से कम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए किसी के मुंह में नोट तो नहीं ठूंसने पड़ेंगे। हालांकि प्रदीप को इस बात से सख्त ऐतराज था कि अपनी बहन की शादी करने के लिए उन्हें किसी लड़के के मुंह में नोटों की गड्डियां भरनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप की जिद के आगे प्रदीप की एक नहीं चलती और अंत में गुड्डन की शादी रेलवे में सरकारी नौकरी करने वाले अभिमन्यु के साथ हो जाती है। शादी के बाद, गुड्डन, ये क्या किया है तेरी माँ ने? बस 51 साड़ी भेज दी? अरे इतने मेहमान आएंगे शादी में, इन 51 साड़ियों से कितने लोगों का भला होगा? और ये क्या बिल्कुल 100-100 रुपए वाली साड़ी उठा कर ले आई है तू? हाँ, एक की बेटी है, थोड़ी ढंग की साड़ियां नहीं भिजवा सकते थे तेरे माँ बाप? नहीं नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हो रही है। ये 100 रुपये वाली साड़ी नहीं है, आप एक बार खोल कर देखिए तो। सारी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, इन्हें खरीदने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है मेरे मम्मी पापा का। अच्छा, अब तू अपने मम्मी पापा के पैसों की धौंस देगी क्या? मैं कोई एहसान नहीं किया 50 साड़ियां भिजवा कर यहाँ पर। अरे शादी में 200-250 रिश्तेदार आने वाले हैं, बाकी लोगों को तो हम अपनी जेब से खर्च करके देंगे। इकलौता बेटा है हमारा अभिमन्यु, सरकारी नौकरी करता है, तुम्हें पता भी है। 1 दर्जन रिश्ते आए थे उसके, एक से बढ़कर एक दहेज देने को तैयार थे लोग। लेकिन क्या बताए, हमारे बेटे का मन अटक गया तुम्हारी फोटो में। कहने लगा, माँ कोई बात नहीं, दहेज थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन शादी तो हम इसी लड़की से करेंगे। फोटो तो बड़ी अच्छी भिजवाई थी तुमने, लेकिन अब जब सामने देख रहे तो ऐसी कुछ खास लगती भी नहीं हो। सास की बात सुनकर गुड्डन को बहुत दुख पहुंचा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद ससुराल में सास इस तरह तानों के साथ उसका स्वागत करेगी। कुछ दिन बाद, एक तो ये तुम्हारे पापा ने जो गाड़ी भिजवाई है ना, इसके खर्चे से हम परेशान हो गए। गाड़ी तो खरीद कर भिजवा दी, अब इसमें पेट्रोल तो हमें अपनी जेब से डलवाना पड़ रहा है ना। हमको तो लगता है इसका पेट्रोल भरवाते भरवाते बिक जाएंगे एक दिन हम। ये बढ़िया है, एक बार बेटी की शादी करके अपनी बेगार टाल दो, उसके बाद पलट कर भी मत देखो। दामाद तो है ही बेटी के खर्चे उठाने के लिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी खासी जॉब है आपकी, अब क्या गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए मैं अपने माँ बाप से पैसे मांगूंगी? मांग लोगी तो कोई एहसान नहीं करोगी, तुम पर कम खर्च नहीं करना महीने का। और ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो तुम्हारे माँ बाप का कोई फर्ज नहीं रहा तुम्हारे लिए। थोड़ी बहुत जेब ढीली कर देगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अभिमन्यु और उसके परिवार को किसी भी तरह से संतोष नहीं था। वो लोग हर छोटी छोटी बात में उसके मायके से आए हुए सामान में दोष निकालते और गुड्डन को खरी खोटी सुनाते। माँ, अगर आपका बजट नहीं था तो क्या ज़रूरत थी सरकारी नौकरी वाला लड़का मेरे लिए ढूंढ कर लाने की? अरे इससे तो अच्छा होता मैं कम कमाने वाले लड़के से शादी कर लेती, कम से कम मेरी कदर तो करता।
क्या बात है बेटा, कुछ बात हुई है क्या? क्या बताऊँ माँ तुम्हें, ऐसा कौन सा दिन जाता है जब कोई बात नहीं होती। हर छोटी से छोटी बात में ये लोग इस बात पर ताना देते हैं कि मुझसे शादी करके अभिमन्यु ने बहुत बड़ा एहसान किया है। जैसे उसके लिए दर्जनों लड़कियां माला लेकर दरवाजे पर तैयार बैठी थी और मुझसे शादी करवाकर मेरे माँ बाप ने उसे ठग लिया। मेरे दहेज में जो सामान आपने भेजा है ना, उसमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो मेरी सास ससुर या पति को पसंद आया हो। उनके हिसाब से तो मेरे मायके से मिला हुआ सारा सामान सिर्फ और सिर्फ एक कबाड़ है, जिसे मेरे माँ बाप ने कबाड़ी से खरीद कर सीधा यहाँ पहुँचा दिया। कैसी बात करिए बेटा, हमने तो अपनी तरफ से अपनी हैसियत से कई गुना बढ़कर तेरी शादी में पैसा लगाया। लाखों रुपए का कर्ज है तेरे पापा के ऊपर। बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद कर अपनी बेटी को दिया ताकि कल को उसका जीवन सुख से बीते। लेकिन पता नहीं तेरे ससुराल वालों को आखिर चाहिए क्या, उन्हें किसी भी चीज़ में संतोष क्यों नहीं है? देख लिया माँ, लालची आदमी को कभी संतोष हो भी नहीं सकता। लालच का कटोरा हमेशा बड़ा ही होता रहता है। आपने दहेज में 20 लाख दे दिया, अब उनको 40 लाख की इच्छा होती होगी। अगर आप 40 देती तो 50 के लिए गुड्डन को परेशान करते। सोच कर देखो माँ, आपकी बेटी में ऐसी क्या कमी है कि वो ससुराल में दिन रात पति और सास के ताने सुन रही है। जितना खर्चा अभिमन्यु के माँ बाप ने उसे पालने पोसने और पढ़ाने में किया है, वो सब वो हमसे वसूल करेंगे क्या? क्या हमने गुड्डन को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर छोड़ी है? अपनी तरफ से तो अच्छे से अच्छा ही किया है हमेशा उसके लिए। अरे तो बेटा, हमने तो अभी भी उसके लिए अच्छा ही चाहा था। 40 लाख रुपए खर्च हुए उसकी शादी में। हमारी जेब में कौन सा 40 लाख रुपए था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हमने किया ना। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, शायद उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। माँ, गुड्डन का भाग्य लिखने वाले आप लोग हैं। आप भगवान को दोष मत दीजिए। जो किया है वो आप लोगों ने किया है। समय पर जब मैंने आप लोगों को सावधान किया था तब तो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ नजर आ रहा था। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि आपकी इस बेवकूफ़ी का परिणाम मेरी बहन को भुगतना पड़ रहा है। उस बेचारी की क्या गलती है? उस लालची लड़के से शादी करके गुड्डन का तो सारा जीवन आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। गुड्डन के माँ बाप अभी भी यही चाहते थे कि बेटी की घर गृहस्थी बची रहे। इसके लिए वे दोनों अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे। बेटी के ससुराल से जो भी डिमांड आती वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि वो उसे पूरी कर दे, ताकि गुड्डन को ससुराल में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन गुड्डन के हालातों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इन्हीं हालातों के बीच एक दिन गुड्डन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। माँ जी, अब बहुत जल्दी दादी बनने वाली है। डॉक्टर ने मुझे भारी सामान उठाने और अभी 3 महीने तक ज़्यादा काम करने के लिए मना किया है। इसके साथ साथ मेरी बॉडी में ना आयरन की भी कमी हो गई है। ये लो भिखारी बाप की बीमार औलाद। शादी में तो तेरे बाप से कुछ दिया नहीं गया, कम से कम अपनी बेटी को तो कुछ खिला पिला कर बड़ा किया होता। अभी प्रेगनेंसी की खबर भर आई है और डॉक्टर ने 50 तरह की बीमारियां बता दी। इनको अनोखा बच्चा पैदा हो रहा है भाई, हमने तो किए ही नहीं। जैसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि तुम पड़ी रहकर बिस्तर तोड़ो। अरे जितना हाथ पैर हिलाओगी उतना स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। डॉक्टर के कहने के बाद भी गुड्डन की सास उसे एक भी दिन आराम करवाने के लिए तैयार नहीं थी। हर आधे घंटे में वो जानबूझकर कुछ न कुछ काम लेकर बहू के सामने आकर खड़ी हो जाती और उससे पूरा पूरा दिन काम करवाए जाती। इधर गुड्डन के शरीर में आयरन की मात्रा तेजी से कम हो रही थी। गुड्डन के बार बार कहने के बाद भी अभिमन्यु और उसकी माँ को गुड्डन की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही गुड्डन की तबीयत खराब होने की खबर उसके मायके में पहुंचती है, उसका भाई प्रदीप तड़प उठता है। मैं गुड्डन से मिलकर आता हूँ। ऐसे कैसे बेहोश हो गई? पता नहीं उसका ध्यान भी रखते हैं कि नहीं वो लोग। गुड्डन के ससुराल में अरे कुछ खिलाया पिलाया होता तो शरीर में थोड़ी ताकत तो होती इसके। हमने तो भाई 3 बच्चे पैदा किया, हम तो कभी चक्कर खाकर नहीं गिरे। घी दूध खिलाया है हमारे माँ बाप ने, मजबूत है अंदर से। जितने काम को करके ये हाय हाय कर रही है ना, इतना काम तो मैं आधे घंटे में निपटा कर रख दूं। लेकिन जैसे इसकी हालत है, आप लोगों को इससे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर ने तो इसे रेस्ट के लिए बोला है। और अच्छी बात है ना आंटी जी कि आप आधे घंटे में ही काम निपटा लेती हैं। तो ऐसा करिए ना, थोड़ी मदद ही कर दीजिए गुड्डन की। ऐसा है ना बेटा, अब हम यहाँ पर सेवा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी माँ से बोलो सेवा करके खिला पिला कर भेजे। ऐसे बात बात पर चक्कर खाकर गिरने वाली लड़कियों के घर नहीं चला करते हैं। गुड्डन की सास की बातें प्रदीप के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर अपने घर आ जाता है। देख लिया माँ, इतने साल से दिन रात सबकी सेवा कर रही थी, लेकिन 4 दिन इसकी तबीयत क्या खराब हो गई, इसकी सास ने इसे मायके भेज दिया।
कह रही हैं हम सेवा नहीं कर पाएंगे। देख गुड्डन, ये तेरा अपना घर है, तू आराम से खा पी और खूब आराम कर। जल्द ही तेरी सेहत में सुधार आने लगेगा और तुझे अब उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरा भाई है तेरे साथ। मायके आने के बाद गुड्डन की खोई हुई हंसी लौटने लगती है। धीरे धीरे 9 महीने का समय गुजर जाता है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। गुड्डन अपने पति से एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी। सुनिए ना, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कल का समय दिया है, आप अस्पताल में समय से पहुंच जाना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे भाई, मेरा क्या काम है वहाँ? तुम्हारा भाई होगा, पापा होंगे, संभाल लेंगे सब। पहला बच्चा तो वैसे भी नाना नानी की जिम्मेदारी होती है। खबर देने के बाद भी गुड्डन के ससुराल से कोई भी उसकी डिलीवरी के समय नहीं पहुंचा। गुड्डन एक बेटे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म की खबर मिलने के 2 दिन बाद उसकी सास मिलने के लिए अस्पताल आती है। ऑपरेशन हुआ है बहू का, इसलिए अभी तो हम इसे नहीं ले जाएंगे। आप ऐसा करो बहन जी, 1.5 महीना अपने पास ही रखिए इसे, फिर सीधा बच्चे के नामकरण पर शगुन लेकर आइएगा आप लोग। भाई, बच्चे के जन्म पर नाना नानी की जिम्मेदारी होती है ना नामकरण की। कितने बेशर्म है ये लोग। शर्म लिहाज मर्यादा सब बेचकर खा गए लगता है। जब बहू के लिए कुछ करने का मौका था तो दुम दबाकर भाग गए। कहती थी हमने उनके गले बीमारी बांध दी। एक तो प्रेगनेंसी में उसका ख्याल नहीं रखा, कुछ खाने पीने को नहीं दिया, ऊपर से हमारी परवरिश में दोष निकाल रही थी। और अभिमन्यु, उसने कौन सा पिता होने का फर्ज निभाया? बीवी की डिलीवरी हो और पति अस्पताल ना आ सके, ऐसे आदमी को पति कहलाने का अधिकार ही नहीं है। अरे जब अस्पताल में थी मेरी बहन तो ऑपरेशन के समय उसके सास ससुर ननद कोई आया क्या उससे मिलने? ऐसा क्या बुरा किया इसने 2 साल में उन लोगों के साथ कि इसके बुरे वक्त में कोई इसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ? और आपको क्या लगता है यहाँ अपने पोते से मिलने आई थी? अरे 2 दिन बाद आई हैं ताकि उन्हें यहाँ का अस्पताल का बिल भरने को कोई कह ना सके। आप 1.5 महीने तक गुड्डन की सेवा करो, जब ये काम करने के लायक हो जाए तो फिर से उसे उस पागलखाने में पहुंचा दो। यही कह कर गई है ना। इतना ही नहीं, नामकरण का सामान भी साथ लेकर आना। और यह हद दर्जे के लालची और बेशर्म लोग हैं ये। गुड्डन तो कैसे लोगों के साथ रह रही है? भाई की बात सुनकर गुड्डन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बस भैया बस, अपनी किस्मत को कोसते कोसते दिन गुजार रही हूँ। किसी को परवाह नहीं है मेरी, और किसी से क्या शिकायत करूँ जब मेरे पति को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किन हालातों में जी रही हूँ, तो कोई और क्यों मेरी परवाह करेगा। हर आयरन की गोली तक ला कर देने में मुंह बिचकाते थे दोनों माँ बेटे। कहते थे अपने पापा से बोल, सेब की पेटी भिजवा दे, काजू बादाम दे जाए, तुझे खिलाने की उनकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं खाना खाती तो सास कहती थाल भर कर तो खाती है, फिर भी इसका खून कम है और ऊपर से नाटक करती है। मायके में फल मेवा देखा तो होगा नहीं, इसलिए खाने के लिए बहाने बना रही है। उनकी बातें सुनकर मेरी भूख ही मर जाती थी। हर समय बस यही लगता कि पता नहीं कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे तो यही लगता था कि हम तुझे दहेज देंगे, अच्छा पैसा खर्च करेंगे, शादी करेंगे तो कल को हमारी बेटी सुख से रहेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमने अपनी बेटी के लिए सोने का गड्ढा तैयार किया है। माँ, अच्छा दहेज कभी भी बेटे के सुख की गारंटी नहीं हो सकता। जो लड़का अच्छा होगा वो दहेज का लोभी नहीं होगा। क्या पत्नी के मायके से मोटा दहेज मिला है सिर्फ इसलिए कोई पति उसे प्रेम देता है? जिससे कद्र करनी होती है वो बिना दहेज के भी करता ही है। पर अब क्या कर सकते बेटा, अब तो जो होना था हो चुका। बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। नहीं पापा, बात अभी भी हमारे हाथ में ही है। मैंने सोच लिया है, अब गुड्डन उस घर में लौट कर नहीं जाएगी। दहेज के लोभियों को मैं अपनी बहन नहीं सौंपने वाला। 2 साल की शादी के बदले में गुड्डन को उम्र भर के लिए नरक की सौगात तो नहीं दे सकते ना। बस इतना ही तो कहेंगे ना लोग कि शादीशुदा बेटी घर पर बैठी है। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। प्रदीप ने अपना मन पक्का कर लिया था, इसलिए 1.5 महीना बीतने के बाद भी गुड्डन अपने ससुराल नहीं लौटी थी। अरे बहन जी, 2 महीने होने को आए, अब तो गुड्डन ने काफ़ी आराम कर लिया होगा। प्रदीप से कहकर भिजवा दो अब गुड्डन को। बहन जी, गुड्डन अब लौट कर नहीं आएगी, हमारे यहाँ ही रहेगी। पता है गुड्डन ने, उसके ऊपर खिलाने पिलाने में बहुत खर्च आता है ना आप लोगों को, तो अब आपको और कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी है, हम संभाल लेंगे। वैसे भी अभी तक हमने ही सब संभाला है, आप लोग तो अस्पताल में हाल तक जानने नहीं आए उसका। गुड्डन की माँ की बात सुनकर उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कैसी बात करिए बहन जी आप?
अरे घर में छोटी मोटी बातें तो पति पत्नी के बीच में होती रहती है। आप तो समझदार है, आपको बच्ची को समझाना चाहिए ना। समझदार तो आप ही है बहन जी, लेकिन आपने समझदारी दिखाई कब? मेरी बेटी को इतनी मानसिक प्रताड़ना दी कि टूट गई हमारी बच्ची। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बेटी की शादी की थी। सोचा था दामाद के रूप में बेटा मिलेगा, लेकिन हमें तो लालची राक्षस पल्ले पड़ गया भाई। हमारे यहाँ से आया हुआ सारा कबाड़ नुमा सामान जो आपकी पसंद का नहीं है ना, गहने सहित वापस भिजवा दीजिएगा, नहीं तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। गुड्डन की माँ के तीखे बोल सुनकर गुड्डन की सास हकलाने लगती है और आनन फानन में गुड्डन के मायके पहुँच जाती है। अरे बहन जी, आप ना ये रिश्ता तोड़ने वाली बात मत करिए। देखिए, हम अपनी गलती मानते हैं, और ये लीजिए आपका 10 लाख रुपया। हमें तो बस अपनी बहू और पोता लौटा दीजिए। गुड्डन अभिमन्यु को माफ़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और अपने मायके में ही रुक जाती है। बेटियों को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों की सोच कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आज का समाज ना सिर्फ खुद बदला है बल्कि घर का माहौल भी बदल रहा है। कैसे, देखिए। अरे अरे बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत करा कर। अपनी हालत देख, तुझे देखकर कोई नहीं बोल सकता कि तू पेट से है। माँ जी कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर था, पता नहीं कैसे आ गया। अरे तो गिर सकती थी अगर मैं ना देखती। मेरे पोते को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, आज से तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे इस घर के होने वाले वारिस को कोई भी चोट पहुंचे, समझी? फिर माँ जी काम कौन करेगा? इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? अरे कुछ महीनों के लिए काम वाली रख लेंगे, लेकिन तू काम नहीं करेगी और ठीक से खाना पीना खा, ठीक है? जी माँ जी ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ कि कब ये महीने बीते और मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके घुमाऊं। अब बस बहू पोता हो जाए। हाँ माँ जी, बच्चे के आने का इंतज़ार तो मुझे और इनको भी बेसब्री से है। इन्होंने तो बच्चे के कपड़े लाना भी शुरू कर दिया है। एक बॉक्स में लड़की के हैं, दूसरे में लड़के के। लड़की के क्यों? माँ जी हमें थोड़ी ना पता है कि बेटी होगी या बेटा। अरे कैसी बात कर रही है, छोरा ही होगा। ऐसे ही बातें चलती रहती है। कुछ महीनों बाद गीता को एक प्यारी सी बेटी होती है जिससे उसकी सास बिल्कुल खुश नहीं होती। बहू कहाँ चली गई? एक कप चाय देना तो। जी माँ जी बस अभी लाई। लीजिए माँ जी आपकी चाय। आज इतनी देर कैसे हो गई? कब से चाय मांग रही थी ना? वो माँ जी अभी अभी मुन्नी को सुला कर आ रही हूँ, रात भर सोई नहीं ना, इसलिए अब सुला दिया। छोरियों के साथ यही परेशानी होती है, बस रोती रहती है। जब से पैदा होती है दुख ही देती है। माँ अब फिर शुरू हो गई। पहली बात तो वो एक छोटी बच्ची है और दूसरी आपकी पोती है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं उस छोटी सी बच्ची के लिए? आप दोनों ना फिर से छोड़िए ना, बैठिए मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, आज मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। नाक पर बस गुस्सा चढ़ा रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है गुस्सैल। अरे इतना ही बात ना सुनने का शौक है तो लड़का क्यों ना पैदा किया? माँ जी खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ पता है मुझे, और ये मत भूल कि तेरी सास मैं हूँ, ना कि तू मेरी। थोड़ी देर बाद गीता अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। मेरी प्यारी गुड़िया, लगता है बहू आजकल तुझे काम नहीं है, दिन भर बस अपनी बेटी के साथ खेलती रहती है। नहीं माँ जी मैंने सारा काम कर लिया है तो सोचा थोड़ी देर मुन्नी के साथ खेल लूं। माँ जी देखी ना, मुन्नी आपको देखकर दादी दादी बोल रही है, लगता है वो आपके पास आना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे पोता तो दे नहीं पाई, ऊपर से काम करने की जगह यहाँ इस छोरी के साथ टाइम पास कर रही है। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? ये आपकी भी तो पोती है। अरे क्या हुआ, लड़का नहीं हुआ और लड़की हो गई। यही तो परेशानी है कि ये लड़का नहीं लड़की है, और लड़की परिवार के लिए कुछ करती नहीं, ऊपर से माँ बाप का बोझ बढ़ा देती है। लेकिन लड़के घर परिवार को चलाते हैं, उनसे वंश आगे बढ़ता है। माँ जी मुझे तो यकीन नहीं होता,
एक औरत होकर आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार आगे बढ़े। वैसे भी लड़कियां करती क्या है, ये छोरी होने से तो अच्छा होता कि तू बेऔलाद ही रह लेती। इतने में गीता का पति आता है। क्या हुआ माँ, ये गीता रो क्यों रही है? और आप ऐसी कौन सी बात पे इतना गुस्सा हो रही हो? माँ जी, अगर आपको मेरी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे ऐसी कोई भी बद्दुआ मत दीजिए। अरे कोई मुझे तो बताओ कि आखिर बात क्या है? ये तो तू पूछ ही मत। सारे फसाद की जड़ इसकी बेटी है। जब से इस घर में आई है पूरे घर में अशांति सी फैल गई है। माँ जी, ये छोटी सी बच्ची बोल भी नहीं सकती, ये क्या करेगी? और माँ जी, इस घर में मेरी बेटी से दिक्कत आपको है, न कि इस मासूम सी बच्ची को। अब समझ में आया। माँ अब फिर से? अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको इस बच्ची से? मेरी दिक्कत यह है कि ये एक लड़की है, ना कि लड़का। लड़का होता तो घर में रौनक बनी रहती, बाद में आगे चलकर तेरी तरह वो एक कामयाब इंसान बनता। लेकिन ये लड़की है जो केवल तुम दोनों के ऊपर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। माँ, आप खुद एक माँ होकर दूसरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो लड़का हो या लड़की, इससे ये सच नहीं बदलेगा कि वो हमारी बच्ची है। और कोई माँ अपने बच्चों में कैसे भेदभाव रख सकती है, जबकि वो जन्म के वक्त उतना ही दर्द झेलती है दोनों के वक्त। अच्छा, अरे बेटा, भविष्य में ये केवल तेरे लिए बोझ बनेगी और कुछ नहीं। सास अब आए दिन पोती को लेकर घर पर क्लेश डालती रहती थी। एक रोज, माँ जी, आपके भाई आए हैं। अरे वाह, भैया आया है। देख बहू, वो उम्र में काफी बड़े हैं मुझसे, तो आओ भगत में कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा आए हैं, क्या बात है? मामा जी, आपके कदम कितने लकी हैं। देखिए, मेरा प्रमोशन हो गया। अरे मैं तो तेरी नन्ही गुड़िया से मिलने आया हूँ। तभी डाकिया आता है। अरे डाकिया क्या लेकर आया है? बहू, ये तो तेरे नाम का पर्चा है। बहू सास के हाथ से पर्चा लेती है। माँ जी, मैंने जो पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तभी छोटी सी गुड़िया माँ के पास आती है। हाँ मामा, बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी के शुभ कदम है। जो आज तक स्ट्रगल में चल रही जिंदगी में अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अरे बड़े आए इसके कदम। अरे जितना आ रहा है शादी करके सब ले जाएगी। कैसी बात कर रही है? मेरे बेटे बहू का भी यही हाल था। ऐसे ही एक कमरे के मकान में हम रहते थे, लेकिन अब देख। हाँ भाई, अब तो ठाठ है तेरे, पर ये कैसे भैया? मेरी पोती रायना के आने के बाद ही हमारी किस्मत जगी। अरे लड़का लड़की कुछ नहीं होता। हाँ माँ, देख, कहाँ हजारों में कमाई थी, अब लाखों में। कितना रुतबा बढ़ेगा हम लोगों का, और ये सब मेरी बेटी के कारण। वो बेटी को गले लगा लेता है। माँ, भविष्य किसने देखा है और किसने कहा कि लड़कियां बोझ होती हैं? लड़कियां घर का मान सम्मान होती हैं, वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं। माँ, मैं नहीं जानता कि वो भविष्य में मेरा नाम रोशन करेगी या नहीं। बस इतना जानता हूँ कि वो कभी मिट्टी में नहीं मिलने देगी। और माँ, रही वंश आगे बढ़ाने की बात, तो एक औरत के बिना वो भी नामुमकिन है। हाँ माँ जी, और हम सब मिलकर मुन्नी को एक बेटी की तरह नहीं, बेटी की तरह पालेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। माँ, आज के समय में बेटी हर चीज में लड़कों से आगे है, पढ़ाई में, नौकरी में। आज के टाइम में लड़कियां लड़कों को बराबर की टक्कर दे रही है, तो हमारी मुन्नी बोझ कैसे हुई? उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में एक बेटी हुई है। माँ, अब आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, मुन्नी आपको देखकर कितना खुश है, आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सास को अब बात समझ में आ जाती है। अब क्या, बेटा बहू काम पर जाते हैं और सास वो अपनी पोती के साथ खुश है।